तो गुरदीप सप्पल जी, आपके साथ शुरुआत करना चाहते हैं, क्योंकि नियमों को मानते हुए शपथ पत्र के बाद ही अगर 1 लाख 1.5 लाख वोटरों की जांच की बात राहुल गांधी कर रहे हैं, तो उनका कहना है आप शपथ पत्र दीजिए। अब एक बात समझ नहीं आ रही है कि एक तो उनके अल्टीमेटम का मतलब क्या है, नहीं देते तो 7 दिन बाद वो क्या करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ एक पक्ष ये भी है कि अल्टीमेटम बाद की बात है, हलफनामा दे क्यों नहीं रहे हैं राहुल जी, कि जांच हो और जनता को भी पता चले कि उसमें कितना सच है कितना झूठ है, क्योंकि हलफनामे के बाद ही चुनाव आयोग जांच कर पाएगा। सर अंजना जी, पहले तो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की गई उसको बेहद शर्मनाक कहा जा सकता है, अनबिकमिंग ऑफ एन ऑफिसर कहा जा सकता है। दुनिया में कहीं भी एक कोड रहता है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज होते हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, उसको लांग कर आज गीदड़ भभकी देने की कोशिश की गई, दी गई गीदड़ भभकी कि देश से माफी मांगिए। ये निंदनीय है एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के लिए। और क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस की आप बात कर रहे हैं? मतलब बेतुके आज तर्क दिए गए कि अगर आरोप प्रेस कॉन्फ्रेंस में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के साथ लगाए जाएंगे तो एफिडेविट देना होगा, और आरोप बिना पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लगाए जाएंगे तो एफिडेविट नहीं देना होगा। अनुराग गुप्ता ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, अनुराग ठाकुर ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं लगाई तो उनको एफिडेविट नहीं देना है। ये कौन सा आप इसमें तर्क ढूंढ रहे हैं कि महिलाओं के सीसीटीवी फुटेज होते हैं, महिलाओं की, बहनों बेटियों के, बहुओं की इज्जत की बात है, इसलिए सीसीटीवी फुटेज नहीं देंगे? तो कल तो ये भी कह सकते हैं, अगर कल खुदा ना खास्ता किसी और पद पे आ गए तो आपके चैनल पे बैन लगा देंगे कि आपका चैनल रोज रिपोर्टें करते हैं, सड़क पे चलती महिलाओं की फुटेज दिखाता है, कहीं पार्टी में दिखाता है, किसी मीटिंग में दिखाता है, आप सबकी महिलाओं की निजता का हनन कर रहे हैं। क्या हम महिलाओं की, आम महिलाओं की फोटो वीडियोस क्या टीवी चैनल्स नहीं दिखाते हैं? आज ये नया तर्क कहां से लेके आ गए वो कि सीसीटीवी फुटेज दिखाने से हनन होता है निष्ठा का? कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में मशीन रीडेबल फॉर्मेट देने से मना किया। इतना बड़ी गलत बयानी आज वो ऑन रिकॉर्ड कर गए। हम्म सुप्रीम हम्म कोर्ट ने कहा था कि जिस फॉर्मेट में वो दे रहा है चुनाव आयोग, उस फॉर्मेट में ठीक है, और अगर उसको सर्चेबल फॉर्मेट में बदलना है तो पेटिशनर अपने खर्चे पे बदल सकता है। ठीक है। देखिए, जब आप इन चीजों को नहीं पकड़ रहे हैं और हमसे सवाल पूछ रहे हैं कि चुनाव आयोग ने जो बोला, हलफनामा, हलफनामा मांगे ना अनुराग ठाकुर से, क्या दिक्कत आती है? अरे और 1.5 लाख की जांच नहीं कर सकते? जो चुनाव आयोग गुरदीप एक जी, महीने में पौने एक 8 काउंटर करोड़ की पॉइंट है। जांच कर रहा है, आपकी पूरी पौने बात 8 हमने करोड़ की जांच कर रहा है। आपने पूरी अपनी बात कर ली। एक काउंटर पॉइंट है, सुधांशु जी आएंगे तब वो अपनी तरफ से उनसे भी सवाल मैं पूछूंगी, लेकिन एक काउंटर पॉइंट है, अनुराग ठाकुर जांच की तो मांग ही नहीं कर रहे। वो तो ये कह रहे कि आप स्पेशल जो इंटेंसिव बहुत रिवीजन है वो चुनाव वोटों की कीजिए, इंटेंसिव रिवीजन हर स्टेट में हो, वो तो ये कह रहे हैं, और यही बीजेपी भी कह रही है और यही पूरा देश भी कह रहा है, और लगता है राहुल जी को भी प्योर रोल्स चाहिए, वो भी यही मांग कर रहे हैं। दूसरा हिस्सा इसी इस सवाल का, आप वोट चोरी कहें, आप चुनाव आयोग को चोर कहें, वोट चोर कहें, और उसके बाद आप उम्मीद करें कि वो कोई जवाब ना दे। अगर बिल्कुल। उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई अपशब्द बोला हो तो आप जरूर बताएं हमारे दर्शकों को। अंजना जी, पहली बात जो आपने कही कि बीजेपी जांच की मांग नहीं कर रही है, बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी गांव में किसी मोहल्ले में डकैती पड़े और वहां से कोई जांच ना करते, पुलिस कहे जब डकैती पड़ी है, किसी ने शिकायत तो की नहीं, हम जांच नहीं करेंगे। कहीं पे आग लग जाए तो फायर ब्रिगेड वाले कहें किसी ने शिकायत तो की नहीं, हम आग क्यों बुझाने जाएं। कहीं महिला आयोग या एससी एसटी कमीशन में कहीं कोई बहुत बड़ी एट्रोसिटी हो जाए और कोई शिकायत न करे तो वो आयोग ये कहे जी हम जांच क्यों करें। अरे आप संवैधानिक पद पर हैं, संवैधानिक संस्था है, अगर कहीं गड़बड़ी की रिपोर्ट किसी भी माध्यम से आती है, आपको सुओ मोटो जांच करना है। ठीक है। आप संवैधानिक संस्थाओं की बात आप क्या करते हैं, आप उसको भूल रहे हैं। और दूसरी बात सुधांशु जो जी आपने जवाब पूछा, दिए, हाँ, आप पूरी कर लीजिए, दूसरा सवाल, गुरदीप जी पूरा कर नहीं, लीजिए। एक एक हाँ सवाल आपने और पूछा था मेरे हाँ से, हाँ बातचीत में निकल गया। हाँ, हाँ, एक वोट सवाल आपने वोट दूसरा चोरी भी वाला, पूछा था। वोट चोरी बोले आप, बिल्कुल, हमने वोट वोट चोर चोरी, बोले आपने, मुख्य चुनाव आयुक्त अंजना को, जी, और वो हमने जवाब ना अभी, दे, धमकी हाँ दे कि सबको बिल्कुल, देख लेंगे। हाँ बताता हूं उन्होंने मैं। कौन सा अपशब्द बोला? हमने चुनाव आयोग से नवंबर में महाराष्ट्र चुनाव के 3 हफ्ते पहले लिखित में तीनों पार्टीज ने चिट्ठी लिखी थी कि वोटर लिस्ट में बीजेपी के द्वारा ऐप के माध्यम से गड़बड़ की जा रही है। उस ऐप को चुनाव आयोग के वोटर लिस्ट का सर्वर का एक्सेस है, ठीक ये है। हमने लिख के दिया था। कोई जांच नहीं हुई, कोई जवाब नहीं आया। नवंबर से के बाद से लेके अब तक दर्जनों बार हम चुनाव आयोग के पास गए कि हमारी बात सुनिए, जांच कीजिए, हमको वोटर लिस्ट की कॉपी दीजिए, हम जांच कर सकते हैं, हम आपकी मदद करना चाहते हैं। 8-9 महीने तक चुनाव आयोग अगर पॉलिटिकल पार्टीज की बात पे जवाब भी नहीं देगा,
अगर कहीं कोई जांच भी नहीं करेगा तो क्या पॉलिटिकल पार्टीज हथियार डाल दें और कह दें जी हजूर साहब ठीक है, ठीक चुनाव है आयोग सुधांशु के जी, अब माध्यम आप से मोर्चा आप पूरा संभालिए। जनतंत्र को कब्जा बीजेपी की कीजिए। तरफ से दो बातें हैं। एक तो प्रकाश, अगर आप डाल सके तो डालिए इस बात पर कि 7 दिन के अल्टीमेटम का मतलब क्या है। मुख्य चुनाव आयुक्त क्या कह रहे हैं कि 7 दिन में हलफनामा दीजिए वरना देश से माफी नहीं मांगिए। अब इस मूड में तो कांग्रेस पार्टी दिख नहीं रही है, ना वो हलफनामा देने के मूड में है ना माफी मांगने के मूड में है। तो अल्टीमेटम का मतलब क्या है, मुख्य चुनाव आयुक्त क्या कहना चाह रहे हैं और क्या कर देंगे वो इसके बाद। दूसरा हिस्सा, वो कह रहे हैं कि अनुराग ठाकुर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सब बताया था, तो आप लोग क्यों नहीं जांच की मांग करते हैं? अगर गड़बड़ झाला है वोटर रोल्स में तो आप लोग क्यों नहीं पारदर्शिता की मांग करते हैं? सुधांशु जी। देखिए गुरजीत जी की बात का मैं जवाब देता हूं, सारे दर्शक समझ सकते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाए गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसका उत्तर मिलेगा। यह कौन सी बात हुई कि हम आरोप तो लगाएंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में और जवाब हमें आधिकारिक रूप से चाहिए। यह तो वैसी बात हो गई जो आपके लाखों दर्शक सुन रहे हो, तो मैं उनको बताना चाहता हूं अंजना जी कि किसी बच्चे का परीक्षा परिणाम घोषित हो और कहे मुझे स्क्रूटनी करानी है, तो क्या प्रक्रिया है? स्क्रूटनी का एक प्रोसीजर है और एक फॉर्म है, उसमें भरकर आपको स्क्रूटनी के लिए देना होता है। मगर ये क्या कह रहे हैं, हम वो लड़का प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे बच्चा कि नहीं 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 मेरे हिसाब से तो मेरे मार्क्स कम है, मगर अब मुझे परीक्षा करवाने वाला जो परीक्षा आयोग है वो मुझे रिटर्न में ऑफिशियल जवाब दे मेरी कॉपी में। ये इनका वैसा जवाब है। इसीलिए मैं बताना चाहता हूं कि ये जो कुछ किया जा रहा है ये बहुत खतरनाक और योजनाबद्ध ढंग से किया जा रहा है। मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं, इसको अंजना जी सिर्फ एक चुनाव और इनकी बातों से लेके, वो तो चलिए ठीक है एक टेक्निकल बात है। एक और दूसरा उदाहरण देता हूं, किसी के साथ कोई अन्याय हो जाए तो वो खुद न्यायालय में जा सकता है, देन इट विल बी कंसीडर्ड एज ए पिटीशन बाय द कंसर्न्ड पार्टी। अगर आप वहां से लेना देना नहीं है, जैसे आपने बेंगलोर सेंट्रल की सीट का कहा ना, आप वहां के मतदाता हैं ना आप वहां के वोटर हैं ना वहां आपके निवासी हैं, तो फिर क्या होगा? तो फिर कोर्ट कहता है इन दैट केस एनी सिटीजन कैन कम, पर वो पीआईएल मानी जाएगी, जनहित याचिका मानी जाएगी, तो आपको जनहित याचिका के रूप में देना होगा। ये थोड़ी आप कहेंगे मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, अब कोर्ट सुनवाई शुरू करके अपना जजमेंट मुझे आधिकारिक रूप से दो। मगर मैं ये नहीं मानता हूं कि ये सारी बातें केवल बचकाने ढंग से हो रही हैं, बहुत शातिराने तरीके से हो रही हैं। मैं एक लाइन में आपको बताना चाहता हूं दर्शकों को, यह सब कुछ शुरू होता है 2019 से, क्योंकि 2014 में हमारी सरकार आने के बाद एक गलतफहमी थी इनको भी और भारत विरोधी शक्तियों को विदेश में भी, कि तुक्का लग गया, बाई चांस एक बार बहुमत मिल गया, 19 में चले जाएंगे। 18 में याद करिए 4 राज्यों में सफलता मिली थी, कर्नाटक, राजस्थान, छत्तीसगढ़। मगर जब 19 में हम दोबारा आ गए, उसके बाद पूरी बात सुनिएगा, मैं इसलिए बताना चाहता हूं दर्शकों को समझने की जरूरत है। 19 के बाद एक चीज शुरू होती है, याद करिए, एक कॉन्फ्रेंस होती है दुनिया के विश्वविद्यालयों में, डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व। उसके बाद शाहीन बाग शुरू होता है। क्या था? कागज नहीं दिखाएंगे, एनआरसी नहीं होने देंगे, जो सबूत है मैं नहीं सामने आने दूंगा स्पष्ट रूप से। उसके बाद आप आइए, किसान आंदोलन शुरू होता है, क्योंकि कोविड के कारण पीछे हटना पड़ा। किसान आंदोलन में साफ समझ में आता है किसानों के मुद्दे की बजाय ये खालिस्तान की बात और वो मर्जा मोदी और कबर खुदेगी फलाना ढिमाका, हम वो चिकन नेक को काट देंगे, ये सब कहां से आ गया? अब आप समझिए, जब वो वाली बात भी साबित नहीं हुई तो अगले स्टेप, नहीं पूरी बात सुनने दीजिए अंजना जी, मैं बता रहा हूं। उसके बाद अगला स्टेप आया जात बिरादरी पे तोड़ो। जब भाजपा सरकार ने कह दिया, एनडीए की सरकार ने, कि हम तो पहले से तैयार थे, हम करवाने जा रहे हैं, अब क्या करो? अब अगला षड्यंत्र सुनिए, अब है भाषा पे लड़ाओ। आपने देखा अचानक बाढ़ आ गई, कन्नड़ हिंदी की लड़ाई, मराठी और हिंदी की लड़ाई, तमिल और हिंदी की लड़ाई अब नया नया शुरू हुआ है। मैं अभी तो भविष्यवाणी कर रहा हूं, अगले 6 महीने में बांग्ला हिंदी की लड़ाई होगी। उसके बाद प्रांतों में लड़ाओ। अब जब लग रहा वो सफल नहीं हो पा रहा है, बटेंगे तो कटेंगे सफल नहीं हो पा रहा है, तो अब बांग्लादेश के टेम्पलेट पे आ जाओ। बांग्लादेश में बीएनपी ने, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने यही किया था, पहले चुनाव पे आरोप लगाए, फिर उसके बाद चुनाव का बहिष्कार किया, उसके बाद जमाते इस्लामी का साथ लेकर उन्होंने हिंसा करवाई, और आज जमाते इस्लामी दिख रहा है, बीएनपी गायब है। अब सिर्फ छात्र दिख रहे हैं और जमाते इस्लामी दिख रहा है। डब्बा गोल हो गया बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, ये खतर नहीं, शर्मनाक बयान नहीं, ये खतरनाक चीज। सुधांशु जी, आप सांसद हैं, आप ये कह रहे हैं, हम ये मान रहे हैं कि आप बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहे होंगे। एक सेकंड गुरदीप जी, एक काउंटर क्वेश्चन है उनसे, लेकिन सांसद जी आप ये भी तो बताइए कि आपको षड्यंत्र सब पता रहता है, फिर भी षड्यंत्र हो जाता है। इतने दिनों से ये हो रहा है, और अनुराग ठाकुर ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की आपकी पार्टी की तरफ से ना,
कितनी गड़बड़ियां हैं, और वायनाड से लेकर रायबरेली हर जगह की गड़बड़ियां, तो ये गड़बड़ियां ठीक करने की जवाबदेही जिम्मेदारी किसकी थी सर? और अल्टीमेटम का मतलब क्या है? 7 दिन बाद क्या करेंगे मुख्य चुनाव आयुक्त? देखिए, तो चुनाव आयोग का कोई प्रवक्ता बता सकता है कि संवैधानिक दृष्टि से क्या स्थिति होगी 7 दिन के बाद, अन्यथा संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर आक्षेप आरोप की जो वैधानिक प्रक्रिया होगी, वट एवर द लीगल आउटकम ऑफ अटैकिंग एनीथिंग एंड अनकॉल्ड फॉर एंड फॉल्स फ्रिवलस एलिगेशन ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, वो एक अलग विषय। मगर जो आपने कहा, बिल्कुल हमारी सरकार ऐसा नहीं कि सिर्फ कॉन्स्पिरेसी की बात कर रही है, कर भी रही है। इसीलिए आप देखिए, पिछले 10 सालों में केवल दक्षिण कश्मीर के 4 जिलों को छोड़कर पूरे भारत में आतंकवाद खत्म हो गया। अब वो धमाके होने, बम होने बंद हो गए। हां, बीच में एक बार आया था, चुनाव के आसपास धमकियां आनी शुरू हुई थी, सिर्फ होएक्स कॉल आते थे एयरलाइंस को लेकर और स्कूलों को लेकर, और चुनाव के बाद भी आते थे, क्योंकि अचानक ताकतें बढ़ गई थी ना, कुछ शक्तियों को लगने लगा था ताकतवर हो गए। फिर आप ये दर्शकों से सोचिए कि ये संयोग है कि यह प्रयोग था कि हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली के बाद वो होएक्स कॉल आनी भी बंद हो गई। इसीलिए मैं कह रहा हूं, यह बहुत खतरनाक षड्यंत्र है भारत की डेमोक्रेसी के ऊपर अटैक करने का, घुसपैठियों के माध्यम से अटैक करने का, घुसपैठियों के माध्यम से लोकतंत्र पर डाका डालने का। और मैं पुनः कहना चाहता हूं, देश के इतिहास में पहले भी हो चुका है, मीर जाफर को भी लगा था कि अंग्रेज घुसपैठिए मेरा साथ देंगे और नवाब तो मैं बनूंगा, आखिर में अंग्रेज ही काबिज हो गए। जयचंद को भी लगा था कि मोहम्मद गोरी मेरा साथ देगा, आखिर में वो भी निपट गया। तो वैसे ही ये जयचंदी मीर जाफरी सोच का इतिहास से सबक लीजिए, और घुसपैठियों के दम पर सत्ता में काबिज होने का ख्वाब आपका पूरा होने वाला नहीं। देश को इस खतरनाक जंजाल में जाने से रोकिए। इससे पहले आप देश के टुकड़े करके शासन कर चुके हैं, अब अनेक टुकड़े करके शासन करने के ख्वाब और दिवा स्वप्न से बाहर आइए। गुरदीप जी, एक छोटा सा जवाब आप इसका जरूर दे दीजिए, लेकिन एक सवाल इसमें जुड़ा हुआ है। वो सवाल यह है कि क्या आप लोगों के पास अब एकमात्र जो माध्यम बचा है वो तमाम संस्थानों पर ही सवाल खड़े कर देने का तरीका बचा है? वरना यही चुनाव आयोग है ना जहां राज्यों में आप चुनाव जीतते भी हैं, यही राज्य चुनाव आयोग है ना जिसके साथ आपको पहली बार अभी 30 लोकसभा चुनाव में आप एलओपी बनाने की स्थिति में आए। तो ऐसा थोड़ी है कि कैलिब्रेटेड वो कुछ सीट आपको दे देते हैं। क्या मतलब एलिगेशन क्या है आपका? इन गड़बड़ियों की बात है तो भाई एसआईआर होने दीजिए, सिंपल है। 3 चीजें। एक तो आज का दिन जो है नई परंपराएं गढ़ने का दिन लग रहा है। सुधांशु जी ने आज एक नई बात कह दी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस से जो आरोप लगेंगे उसका जवाब प्रेस कॉन्फ्रेंस में होगा। यानी कल से बीजेपी इस देश में कोई आरोप अगर हमारी सरकारों पर लगाएगी तो उसकी कोई जांच नहीं होनी चाहिए, उसके बारे में संसद में, विधानसभा में बात नहीं होनी चाहिए, उसमें कहीं कोई संवैधानिक संस्था को उसका संज्ञान नहीं लेना चाहिए। बीजेपी एक नई परंपरा इस देश के अंदर शुरू करना चाह रही है कि कोई भी आरोप इस देश में लगेगा तो उसका जवाब केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस में होगा। सुधांशु जी, आप ऐसी परंपरा क्यों शुरू कर रहे हैं? और दूसरी बात, आज अपनी सरकार की बखिया उखेड़ने लग गए, बोले घुसपैठी है। 11 साल से आप सरकार में हो, आप कह रहे हो कि आप घुसपैठी को कंट्रोल नहीं कर पाए। 11 साल से आप सरकार में हो, आप ये कहने लगे कि सीए एनआरसी में आप मात खा गए, बहुत बड़ा षड्यंत्र था। 11 साल से आप सरकार में, आप कह रहे हो कि किसानों ने आपको मात दे दी, बहुत बड़ा षड्यंत्र था। अरे आप सरकार में हो, आप ये बात कैसे अपनी सरकार के खिलाफ बोल पा रहे हो? और अंजना जी, जो आपका सवाल है, सवाल बड़ा सिंपल है। 2018 के अंदर जब कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश की वोटर लिस्ट की जांच की थी तो 53 सीटों पे हमने 17 लाख नकली वोटर पकड़े थे। उसके बाद चुनाव आयोग को शिकायत की, चुनाव आयोग ने हमारी बात नहीं मानी, लेकिन खुद जांच करके 24 लाख लोगों को हटा दिया। उसके बाद चुनाव हुआ और वो चुनाव में हमारा और बीजेपी के अंदर केवल 47,000 वोटर का फर्क रहा और हम वो चुनाव जीत गए। अगर वो 23 लाख वोटर नहीं हटाता चुनाव आयोग तो 2018 में भी मध्य प्रदेश में हम चुनाव हार जाते। और ये बात जो आप कहते हैं कि कहीं हम जीतते कहीं हारते हैं, जैसे अनुराग ठाकुर ने भी बोला कि भाई डायमंड हार्बर में, रायबरेली में, वायनाड में, कन्नौज में, वहां पे भी तो वोटर मिले। अरे वोटर तो आपने वहां भी बनाए बीजेपी ने फर्जी, लेकिन हार का अंतर ज्यादा था, तो फर्जी वोटर के बावजूद आप जीत नहीं पाए। आप ये मत कहिए कि ये कहने से। जवाब सुधांशु जी, फिर मैं अन्य तीनों मेहमानों के पास जाऊंगी। वो कह रहे हैं कि हार का अंतर ज्यादा था, इसीलिए रायबरेली, वायनाड में आपने फर्जी वोटर शामिल होने के बावजूद आप चुनाव नहीं जीते। बस मैं 2 उदाहरणों के द्वारा हार का अंतर जाता का जवाब दे देता हूं। एक विधानसभा है, एक लोकसभा है महाराष्ट्र में धुले, उसके अंतर्गत 6 विधानसभाएं। 2024 के चुनाव में 5 विधानसभाओं में 5 में बीजेपी जीती, कुल हमारी लीड थी 1,90,000। और जो 6ठी विधानसभा थी उसमें कांग्रेस को लीड मिली 1,94,000। कितनी?
एक विधानसभा में 1,94,000 और 4,000 से हम हार गए। और यह विधानसभा जानते कौन सी थी, जिसका नाम आपने पिछले दिनों में बहुत सुना होगा, मालेगांव सेंट्रल। और ये 1,94,000 वोट मिले, चूंकि 92% मुस्लिम हैं। और वहां वोट कितना ऐड हुआ था? गुरदीप सप्पल जी, आप लोग जो कहते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही मांगते हैं। अगर राहुल गांधी की सदस्यता खारिज करनी थी तो कोर्ट में जाना पड़ता, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह के नहीं कहते हैं कि सदस्यता खारिज कर दी जाए। अब बताता हूं, उसमें यह कहते हैं महाराष्ट्र में 4% वोट जुड़े, मालेगांव सेंट्रल असेंबली में 43% वोट जुड़े, 43.8%। कितना गुरदीप जी? 43.8%। और उसकी वजह से आप जीते 4,000 से। अब दूसरा बस उदाहरण दे देना चाहता हूं, पिछले 2024 के लोकसभा चुनाव में सबसे बड़े अंतर से जीत कहां मिली है? वो मिली है असम की धुबरी सीट पर। कांग्रेस के रकीबुल हसन 10,25,000 से जीते हैं, राहुल गांधी से 3 गुना बड़ा। और धुबरी वो सीट है उन चंद सीटों में से एक है जिसमें पिछले 25-30 सालों में सबसे बड़ा डेमोग्राफिक चेंज आया है, जहां पर संदेह के अनुसार सर्वाधिक बांग्लादेशी घुसपैठियों ने आके अपना वोट बनाया है, जिनके बारे में महाराष्ट्र असम के सीएम मिनी बांग्लादेश शब्द कह चुके हैं। मैं पुनः कह रहा हूं, असम के मुख्यमंत्री मिनी बांग्लादेश कह चुके हैं। वहां से सबसे बड़े अंतर से जीते हैं। तो यह हवा में नहीं है जो बात कही जा रही है। सीमांचल से लेके और धुबरी तक, और सीमांचल में जो लोग सबसे ज्यादा अप्लाई कर रहे हैं, वो भी फैक्ट बोल दूं, वो मालदा और 24 परगना के आधार कार्ड लेके कर रहे हैं। और लास्ट में यह भी कह दूं साहब, हमारे जमाने में घुसपैठिए नहीं आए। आपकी सरकार में श्री प्रकाश जायसवाल का बतौर गृह राज्य मंत्री 2007 में दिया गया, 6 में संसद में दिया गया बयान है, 2.5 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठिए आ चुके हैं। छोटा सा जवाब दीजिए सर, 3 लोग इंतजार कर रहे हैं, इसके बाद मैं रिबटल राउंड नहीं दूंगी आप लोगों को। आपके बूथ लेवल एजेंट्स क्या कर रहे हैं गुरदीप जी? कितनी कंप्लेंट्स गई हैं? अगर आपके पास कंप्लेंट्स हैं, आपके पास टाइम भी है 20 मिनट, अभी आप कंप्लेंट्स दिखाइए। वो तो कह रहे हैं कि अभी 31 अगस्त तक कंप्लेंट है, 22 नवंबर के पहले, मतलब 22 नवंबर को हाउस डिसॉल्व हो जाएगा बिहार का, तो उससे पहले चुनाव कराने हैं। और आपके पास अभी रिवीजन के लिए सिर्फ 14 दिन बचे हैं 31 अगस्त तक। कितनी कंप्लेंट्स हैं दिखाइए। सुधांशु जी की बात का केवल एक ही लाइन में जवाब, जहां पे मुस्लिम मतदाता ज्यादा होता है और वो बीजेपी को वोट नहीं देता है, वहां पे ये ज्यादा संख्या में फर्जी वोटर बनाते हैं ताकि उसको न्यूट्रलाइज कर सकें। दूसरी बात, ये बहुत मुश्किल बात नहीं, समझ में आना, पूरा दर्शक समझ सकता है। अब बात की आपने बीएलए की बात, बिहार के अंदर आज चुनाव आयोग ने एक बात बोली कि जी सारे बीएलए जाके क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन फाइल करें, लेकिन वो डेटा केवल उन लोगों का है जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा, वो है 65 लाख लोग। वहां पे 3 करोड़ के करीब लोग और हैं जिनके फॉर्म के साथ डॉक्यूमेंट जमा होने हैं, जहां पे रिकमेंडेड या नॉन रिकमेंडेड लिखा है। किसके फॉर्म में नॉन रिकमेंडेड लिखा हुआ है ये जानकारी किसी को है ही नहीं, और ये जानकारी नहीं है तो हमारा बीएलए जाके कैसे वहां पे ऑब्जेक्शन फाइल कर सकता है? वो जानकारी चुनाव आयोग देने से इनकार कर रहा है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने इस बात को बिल्कुल ओमिट कर दिया कि जो 3 करोड़ लोग जिनके कागजात अब जमा हुए हैं, जिसकी जांच हो रही है, जिसमें रिकमेंडेड नॉन रिकमेंडेड लिखा जा रहा है, वो 3 करोड़ लोगों में से कितने लोग नॉन रिकमेंडेड हैं, वो कौन लोग हैं, उसकी जानकारी दे ही दे रहे हैं। ठीक है।